वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी फेडरल बजट 2026-27 की। और ये देखेंगे कि भाई बजट के अंदर कहाँ कहाँ कैसी एलोकेशन जो है वो की गई है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है जी बजट 2026। और ये जो है आपने देखा कल जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब ने यानी 12 जून को औरंगजेब साहब ने जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया या पेश किया फाइनेंस डिवीजन के अंडर। तो डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले अगर समरी ऑफ रिसीट्स देखते हैं, समरी ऑफ रिसीट्स का मतलब ये होता है कि भाई हुकूमत ने क्या कहा कि पैसे कहां से आएंगे और जो एलोकेट किए जा रहे हैं, क्योंकि बजट का ही मतलब है कि अगले एक साल तक जितना भी हुकूमत का खर्चा या अखराजात वगैरह उसके पैसे एलोकेट करना, तो वो कहां कहां से आएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि टोटल जो बजट पेश किया गया वो है 18.77 ट्रिलियन रुपीज का। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 67.5 बिलियन डॉलर्स का बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो कहा गया कि भाई पैसे कहां कहां से आएंगे, तो उसमें सबसे पहले कहा गया कि भाई टोटल हुकूमत का जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी रेवेन्यू की मद में जो पैसे आएंगे, रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी जो इनकम है हुकूमत की, वो आएगी 20,599 बिलियन रुपीस। ठीक है, तो 20,599 बिलियन ये हमारा रेवेन्यू है, यानी टैक्स से आएगा या बाकी जो हुकूमत जहां से रेगुलर आमदन कमाती है ये वहां से आएगा, ये कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट्स की, तो वो हमने कहा गया कि भाई 1760 जो है वो बिलियन रुपीस हमें आएंगे। कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है वन टाइम इनकम है, कोई चीज बेच दी आपने, जैसे पीआईए सेल कर दिया, ठीक है, या कोई लोन्स वगैरह या ग्रांट्स की शक्ल में आ गया, कोई आपने बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दिए, वो पैसे कैपिटल रिसीट्स में जो है वो आपके शामिल हो जाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो वो है जी 6,789। ठीक है, और 6,789 बिलियन रुपीस जो है कहा गया बाहर से आएंगे। कौन देगा? आईएमएफ देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, सऊदीया देगा, चाइना देगा, टर्की देगा। कहने का मतलब है वही देंगे जिनसे हम हमेशा लेते आए हैं। तो ये कहा गया कि भाई हमारी आमदनी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले टोटल रेवेन्यू हमारा ये आएगा 20,599। ठीक है, जो हम टैक्स वगैरह से एफबीआर या बाकी जनरेट करेंगे। कैपिटल जो हमारा रिसीट्स होंगी चीजों को बेच के या बाकी मामला चला के, वो 1760 बिलियन रुपीस होंगे। और एक्सटर्नल रिसीट्स जो होंगी लोन्स वगैरह या बाकी जो पैसे आएंगे, वो 6,789 बिलियन रुपीस हमारे होंगे। ठीक है, और जो टोटल रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो क्या कहा गया कि वो कहा गया 25,124 बिलियन रुपीस हमारे टोटल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब जरा एक बात समझिएगा आगे बढ़ने से पहले। अब हुकूमत के टोटल रिसोर्सेज यानी 25 ट्रिलियन है। ठीक हो गया, जबकि बजट जो पेश किया गया वो है 18 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट, यानी तकरीबन 19 ट्रिलियन का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो फेडरल बजट है, ये जो पैसे रखे गए हैं 18.77 ट्रिलियन के, ये फेडरल ने अपना बजट बनाया है। इसमें से जो 8.8 ट्रिलियन रुपए बनेंगे वो एनएफसी की मद में जो है उस सूबों को चले जाएंगे, जो वफाक ही जमा करता है। और सूबे उस 8.8 ट्रिलियन में से जो उनका शेयर बनेगा, ठीक है, उसमें से अपना अपना जो है तकरीबन 5.5 ट्रिलियन तो सिर्फ जो है वो पंजाब का बनता है, तो उसमें से अपना अपना बजट जो है वो बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल रिसोर्सेज हमारे 25 ट्रिलियन है और उनमें से 18 ट्रिलियन जो है वो बजट वफाक का बन रहा है। बाकी जो ऊपर का सरप्लस होगा वो सारा सूबों को दिया जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज में से, और वो उसका बजट बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो बजट कहा गया कि भाई कैसे कैसे जो है ये बनेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और ये कहा गया पैसे कहां से आएंगे, तो सबसे पहली जो इनकम यहाँ पे जोड़ी गई है जी, वो कहा गया जी हुकूमत की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी आपकी जो है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हुकूमत की आमदनी सिर्फ एक होती है पूरी दुनिया के अंदर, और वो है टैक्स। ठीक है, हुकूमत के पास टैक्स के सिवा और कोई आमदनी, बाकी बहुत सारी जो जोड़ी जाती है वो अलग है, लेकिन मेन आमदनी उनकी एक ही है, टैक्स की। और एफबीआर जो है वो जमा करेगा, ये कहा गया। तो कितने जमा करेगा जी? 15,264 बिलियन रुपीस। ठीक है, अगर आप मिलियन में पढ़ेंगे तो फिर आप पूरे ये जीरो साथ मिला लेंगे, लेकिन जैसे मैं काउंट कर रहा हूं कि 15,264 बिलियन जो है ये जमा किए जाएंगे एफबीआर के थ्रू। अब यहां पे पिछले सालों का जो डाटा दिया गया उसमें अगर देखें आप, तो सबसे पहले बजट 2025 और 26 में कहा गया कि हम 14,131 जो है वो बिलियन रुपीस जमा करेंगे। फिर इसको रिवाइज किया गया कि भाई इतना शायद पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 12 पे लेके आ गए। तकरीबन 13 के करीब जो है वो 13,000 के करीब कहा गया कि हम जो है वो जमा करेंगे, 13,000 बिलियन जो है वो कहा गया। लेकिन अब जो है वो 15,264 बिलियन कहा जा रहा है कि भाई वो जमा किया जाएगा, ये इस बार टारगेट रखा गया है। तो एफबीआर से सबसे बड़ी इनकम यहां से आएगी। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू का कहा गया कि 5,335 बिलियन जो है
ऑलमोस्ट यहां से आएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जो टैक्स से हट के हुकूमत की आमदन है। रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो कितनी होंगी जी, 20,599 बिलियन की, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल रिसीट्स जो आएंगी वो आएंगी 2186 बिलियन रुपीस की, जो कहीं से जमा किए जाएंगे आगे पीछे से चीजों को बेच के या जो है वो लोन्स वगैरह की मद में। एक्सटर्नल रिसीट्स जो हैं वो 6789 होंगी, और प्रोविंशियल शेयर जो है वो कितना होगा, वो होगा 8848 बिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर के जो टोटल रिसोर्सेज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं 25,124, उसमें से ये चला जाएगा सूबों को, और पीछे जो बचेगा उसका 18.77 ट्रिलियन का वो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया, ठीक है। इसके अलावा टोटल रिसोर्सेज जो है हमारे पास ये आ गए हैं 25,164 बिलियन रुपीस। तो ये जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बजट के अंदर कि हुकूमत के पास पैसा आ कहां से रहा है। तो ये वो पैसा है जो हुकूमत ने बताया कि हमारे पास आएगा अगले माली साल के दौरान, अगले एक साल के दौरान, और इसके हिसाब से हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने इस डिपार्टमेंट में, इतने इसको, ये इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो एफबीआर जो है टैक्स सबसे बड़ा जो टारगेट है वो यही है कि भाई एफबीआर 15,264 बिलियन रुपीस जो है वो एक साल में टैक्स जमा करेगा। होता कभी भी नहीं है लेकिन फिर भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो 17.6% जो है बढ़ाया गया है पिछले साल से। इसका मतलब जो है 17% ज्यादा टैक्स हम जमा करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ के अंदर भी देखिए तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है, ठीक है, वो अगर देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए 2025-26 के और 26-27 के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एफबीआर जो है वो जितना टारगेट दिया जाता है उतना जमा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स की जो कैटेगरी है वो है 7,613 बिलियन की, जो डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है वो है 7,651 का, तो ये तकरीबन 15,264 बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की डिटेल्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है हुकूमत क्या कह रही है वो कहां से आएंगे, ठीक है, वो भी आपको हल्का सा आइडिया हो। तो सबसे पहले इनकम टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा है, 98% डायरेक्ट टैक्सेस में जो शेयर है वो इनकम टैक्स का है। उसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा आप देख लें। WWF ऑर्डिनरी है, WPPF है, ये जो है वो टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की कुछ मद है जो है वो होती है। तो सबसे ज्यादा जो है वो इनकम टैक्स होगा, यानी कि 7,480 बिलियन जो है वो होगा, और ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है। टैक्स में 98% जो कलेक्शन है वो सारी की सारी जो है वो इसी इनकम टैक्स की ही है। उसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ठीक है, और तकरीबन जो है ये 26 बिलियन के करीब है। उसके बाद WWF यानी वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है कंट्रीब्यूशन वो 22 बिलियन के करीब है। WPPF जो है कंपनीज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन वो जो है वो 83 बिलियन के करीब है। तो ये जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत ने बताए हैं कि हम कलेक्ट करेंगे, या हर बार उनके पास ये कलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, कि टैक्स से हट के जो हुकूमत का रेवेन्यू है वो कहां से आएगा जी, तो उसमें टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हदफ रखा गया 5,335 बिलियन का, ठीक है। तो 5,335 बिलियन जो है ऑलमोस्ट, क्योंकि आगे 0.598 भी है, तो ऑलमोस्ट जो है ये क्या कहा गया कि इतने हम लेके आएंगे कहां से जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू से। वो कहां से आएंगे, सबसे पहले कहा गया कि 0.8% जो है वो हम लेके आएंगे लेवीज और फीस से, जो हम टैक्स वगैरह दे रहे होते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, तो वो वहां से लेके आएंगे, ठीक है। 41.589 बिलियन यानी 41 बिलियन रुपीस जो है वो लेवीज और फीस से आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कहा गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इंटरप्राइजेस जो है 435 बिलियन रुपीस यहां से आएंगे, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिसीट्स जो है यहां से पैसे मिलेंगे 1480 बिलियन ऑलमोस्ट, ठीक है। और मिसलिनियस रिसीट्स जो है वो 3,378 हैं जो कि हमें मिलेंगे, और 63% जो है ये शेयर है, सबसे बड़ा शेयर यानी मिसलिनियस रिसीट्स का है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो हुकूमत के पास जो है वो आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें मिसलिनियस के अंदर, तो पेट्रोलियम लेवी है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह से स्टेट बैंक का सरप्लस प्रॉफिट है हमारे पास, और ग्रांट्स वगैरह सूबों से जो मिलेंगी वो हमें आएंगी, जो सूबे इन टैक्स जमा करते हैं तो उससे भी एक शेयर जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को, वो है। गैस के ऊपर जो सरचार्जेस हैं, सरचार्ज वगैरह है वो आएगा। तो ये मिसलिनियस के अंदर है जहां से पैसे जो है वो जमा होंगे। तो टैक्स वर्सेस नॉन टैक्स रेवेन्यू जो बताया गया कि भाई ऐसे आएगा हुकूमत के पास। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल सीट्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल सीट्स का मतलब क्या है, जो बाहर से पैसा हमें आएगा, IMF दे या जो भी दे, तो उसमें लोन की जो प्रोजेक्शन है, ठीक है जी, तो वो जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास आएगा वो आएगा 246 बिलियन का
के अराउंड, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है यानी 112 बिलियन के अराउंड जो है उसके पास ये आएगा, और ऑटोनोमस बॉडीज के पास जो है 133 बिलियन आएगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा जो एक्सटर्नल सीट्स में से है वो हमारे यही कर्जे या दोस्त ममालिक से जो हम ले रहे होते हैं, जो बाकी मामलात है वही है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको होता है बैंक्स जो है IMF हो गया या खास करके जो डेवलपमेंट बैंक्स है, वर्ल्ड बैंक है, वो दे रहा होता है। तो ये कहा गया कि एक्सटर्नल हमें रिसीव होगा 240 बिलियन का। फिर प्रोग्राम लोन्स एंड ग्रांट्स जो हैं वो हमें मिलेंगी 418 बिलियन के करीब, ठीक है। फेडरल को 335 बिलियन के करीब, प्रोविंसेस को 82 बिलियन के करीब ये प्रोग्राम लोन्स और ग्रांट्स होंगे, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं या जो स्टार्ट होंगे या जो ग्रांट्स जो हमें बाहर से मिलेंगी, ये वो पैसा है जो बाहर से आएगा। फिर अदर लोन्स की बात करें तो वो है 5542, ठीक है, बिलियन। और ये कहां से आएगा? ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, तो ये भी बाहर से कोई चीज सेल करके या बाहर से जो है जो हम पैसे लेके आ रहे होते हैं, तो ये वो पैसा है, रिमिटेंसेस की मद में है या बाकी जो आ रहे होते हैं, तो ये एक्सटर्नल सीट्स के अंदर है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स ग्रांट्स जो हैं वो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है, ठीक है, तो वो हमें 8 बिलियन रुपीस जो है मिलेंगी, जिसमें से 6 बिलियन फेडरल को और ऑटोनोमस बॉडीज को जो है वो 2 बिलियन के करीब जो है वो मिलेंगी। तो ये हमारे पास जो है मेजर एक्सटर्नल रिसीट्स है कि जो बाहर से हमारे पास पैसा आएगा। तो ये जो है वो उसका ग्राफ है कि भाई किस तरह से हमारे पास टोटल एक्सटर्नल रिसीट्स जो है वो कितनी आ रही हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स लोन्स कितने हैं, प्रोग्राम लोन्स कहां से आ रहे हैं और अदर लोन्स जो है वो हमें कहां से मिलेंगे। तो ये भी एक अंदाजा लगाया गया कि ये पैसा भी हमारे पास आएगा और हमने इसको भी लगाना है 1 साल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जी डिफेंस अफेयर्स और सर्विसेज की। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो शेयर है हमारा वो डिफेंस का ही होता है बजट के अंदर। आपने देखा जैसे 3 ट्रिलियन जो है वो 18 में से 3 ट्रिलियन जो है ऑलमोस्ट बजट हमारा चला गया डिफेंस का। तो टोटल डिफेंस बजट जो है वो 3010 बिलियन है और ये 17% ज्यादा है। हर साल आपको पता है ये ज्यादा ही होता है। और अब जैसे हालात बने हुए हैं दुनिया के अंदर या हमारे खास करके इस रीजन के अंदर, अमेरिका और ईरान की वॉर की वजह से, इंडिया पाकिस्तान की हालात की वजह से, तो नेचुरली जो है इसको जस्टिफाई करना आसान है कि भाई देखो हमने तो बहुत कुछ करना है। अब इसके अंदर मजीद जो है अगर हम देखते हैं तो डिफेंस सर्विसेज के लिए जो है वो 3000 बिलियन जो है वो एलोकेशन की गई है। इसके अलावा डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 10 बिलियन जो है वहां पे रखे गए हैं, ठीक है। तो ये अगर आप शेयर देखेंगे तो ये आपको शेयर दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो है वो 32% एम्प्लॉयज की मद में चला जाएगा जो डिफेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके बाद हमारे पास 21%। फिर फिजिकल एसेट्स हैं, कोई जो है वो एटम बम या बाकी जो मामला जो भी है, जाहिर बात असला या डिफेंस की जो चीजें बनती हैं उसके लिए, तो ये सारा उसको मिला के जो है वो एलोकेशन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च या प्रोग्राम्स हैं वो हट के होती है इससे, ये डिफेंस का है। एजुकेशन अफेयर्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हर बार की तरह एजुकेशन का शेयर जो है वो कम ही है। तो टोटल एजुकेशन का जो बजट है वो 117.748 बिलियन रखा गया, ठीक है, यानी तकरीबन जो है वो आप ये कह ले 118 बिलियन जो है वो रुपीस रखा गया, जिसमें से टेरिटरी एजुकेशन जो है यानी हायर एजुकेशन जो है उसको सबसे ज्यादा दिया गया और वो है 84.462 बिलियन का, यानी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं उनको 84 जो है वो बिलियन रुपीस दिए गए हैं। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 16 अरब रुपए जो है वो उसे दिए गए हैं, ठीक है, एलोकेट किए गए हैं। दिए का मतलब एलोकेट करना। प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि क्या जो है वो प्रायोरिटीज है और कैसे जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका ग्राफ मौजूद है कि किस तरह से एलोकेशन की गई है। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो हायर एजुकेशन की ही है, ठीक है। तो यहाँ पे की ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखेंगे तो जो टेरिटरी एजुकेशन है उसमें 71.7% जो है वो टोटल एजुकेशन के बजट का है, जो यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर जो है वो सब ज्यादा खर्च होता है, HEC को दिया जाता है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है जो 16 बिलियन करीब है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लो लेवल के ऊपर है। तो ये एजुकेशन का बजट है। हेल्थ, सोशल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसके लिए कितना पैसा रखा गया, तो हेल्थ के लिए पैसा रखा गया है जी 37 अरब रुपए का, ठीक है, 37 बिलियन का। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका आप शेयर यहाँ पे देखिए तो हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए 77% है इस 37 बिलियन में से। उसके बाद जो शेयर है हमारे पास हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जो उनकी सैलरीज वगैरह बनेगी, जो मामलात बनेंगे वो है, ठीक है। और बाकी जो शेयर है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का या मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह के अप्लायंसेस का, वो थोड़ा शेयर आप देख लें यहाँ पे। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन की बात करें
तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, जैसे हमने कल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे देखा था, तो 28% पे पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो पहुंच चुकी है, गुर्बत। तो उसके हिसाब से आप देख लें कि सोशल प्रोटेक्शन में हर बार पैसा बढ़ाया जा रहा है और लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगाई जा रही हैं कि भाई आप आके पैसे लें। औरतें जैसे आप देखते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेती हैं। तो 857 अरब रुपए जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। और 857.007 बिलियन ये कहां पे लगेगा जी? इसमें से 849.477 बिलियन जो है सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे रखा गया। इसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अच्छा, इसके अलावा बेनजीर नशरनुमा है और वेलफेयर स्कीम्स इसके अंदर शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो, यानी सोशल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो रखा गया 4.975 बिलियन जो है वो रखे गए हैं। और अदर्स के लिए जो है वो रखे गए हैं 2 बिलियन रुपीस, ठीक है जी। तो ये सोशल प्रोटेक्शन के लिए रखे गए हैं। और सबसे ज्यादा जो है आप ये कह लें, एक बुरी बात है, जाहिर बात है, अगर यही जो है 849 बिलियन रुपीस जो है आप अगर कोई स्किल सिखाने पे लगा दें, ठीक है, कोई एम्पावर करने पे खवातीन को लगा दें, बजाय इसके कि आप लंबी लंबी लाइनों में उनको पैसे दें हर महीने, ठीक है। तो ये वही है कि भाई पॉलिटिशियन क्या करता है कि मछली पकड़ पकड़ के देता है, लेकिन लीडर जो है वो मछली पकड़ना सिखाता है। तो हमारा यही फर्क है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो कहा तो ये गया कि भाई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में जो है वो कुछ कंपलसरी है, बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है उस साल बजट आईएमएफ ने अप्रूव नहीं किया कि वो नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे पास है वो है जी 5,575 बिलियन का, ठीक है, जो कैलकुलेट किया गया। और इसके अलावा ये वो डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो पैसे बना के देता है, जो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि वन टाइम ही होगा मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, वो है 1032 बिलियन का, ठीक है, ये रखा गया है। और टोटल डेवलपमेंट हमारे पास कितना बन रहा है जी? 1607 बिलियन के अराउंड जो है, यानी 1607.309 बिलियन जो है वो टोटल डेवलपमेंट के लिए पैसा रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका देख लें कि कितना ज्यादा जो है पैसा ईयर टू ईयर बढ़ रहा है और किस तरह से जो है वो रखा गया। तो सबसे ज्यादा जो है वो कैपिटल डेवलपमेंट का जो है वो बजट रखा गया है। अच्छा, उसके बाद की ऑब्जर्वेशंस में क्या है जी? टोटल जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो नीचे आए हैं क्योंकि आईएमएफ ने इजाजत नहीं दी, तो जाहिर बात है उसमें इजाफा नहीं किया गया। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे जो है वो 9.4% जो है वो कमी आई है 2024-25 के मुकाबले में इस बजट के अंदर। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में अगर हम देखेंगे तो वो जो है वो तकरीबन 590 बिलियन डॉलर्स की जो है रुपीस की सॉरी जो है वो कमी आई है यहाँ पे ओवरऑल। उसके बाद करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करते हैं, जो फॉरेन लोन्स रीपेमेंट हमें करनी है, जो सबसे बड़ी सरदर्दी है हमारी, ठीक है, कि हम जो है वो हम एक साइड से कह रहे हैं कि हम 15 जो है वो अरब रुपए जो है पैदा करेंगे, 1500 अरब रुपए टैक्स में, तो उसमें तो बहुत बड़ी अमाउंट हमारी जो है वो रीपेमेंट में चली जाएगी। तो फॉरेन लोन्स की जो रीपेमेंट है ये सबसे बड़ी सरदर्दी है पाकिस्तान के लिए। और 5,836 बिलियन जो है हमारे पैसे उस टैक्स में जो हम जमा करेंगे वो हम लोन्स की रीपेमेंट में लगाएंगे। उसमें रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट फॉरेन लोन्स जो हैं वो 130 बिलियन है, ठीक है, 130 बिलियन रुपीस। ट्रांसफर्स जो हैं वो 94 बिलियन रुपीस हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे बनेंगे जो हमने पे करने हैं वो है 6,061 बिलियन रुपीस, जो कि हमने जो टैक्स इकट्ठा करेंगे या जो रेवेन्यू होगा उसमें से पे कर देंगे। तो आप देख लें हर साल किस तरह से जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। 2025-26 का आप यहां देखिए तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो फॉरेन लोन्स की जो रीपेमेंट है वो सबसे ज्यादा है, यानी 5,836 बिलियन के अराउंड जो है वो सबसे ज्यादा हमें जो है वो पे करनी पड़ रही है। तो हमारा जो टैक्स जमा हो रहा है उसमें से आप ये कह लें कि 75% तो जो है वो सीधा सीधा जा रहा है लोन्स की रीपेमेंट के ऊपर। कि फिस्कल रेशियो की अगर हम बात करें, प्रोवेंसेस को जो ट्रांसफर किए जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 25 जो है वो हमारे पास बनते हैं ट्रिलियन रुपीस, लेकिन उसमें से 18 का बजट बना, बाकी 8.8 ट्रिलियन जो है वो सूबों को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसमें प्रोवेंसेस का जो शेयर है जिसको कहा जाता है एनएफसी अवार्ड, ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो एक रेशियो बनी हुई है कि भाई इस सूबे को इतने परसेंट, इस सूबे को इतने, यानी उसकी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। तो वो नेशनल फाइनेंस कमीशन है कि जो रेवेन्यू जनरेट करता है एफबीआर, उसमें से एक फिक्स शेयर जो है परसेंटेज के हिसाब से दे दिया जाता है सूबों को कि भाई अब आप अपना बजट बनाओ। तो 8,848 बिलियन रुपीस जो है वो सूबों को ट्रांसफर होंगे, ठीक है, यहाँ पे। और 37.8% जो है वो एफबीआर का टैक्स जो है वो बेसिकली सूबों को चला जाता है, आप ये कह लें, ठीक है। वैसे इसमें समटाइम्स 42% कहा जाता है कि 56% जो है वो वफाक का है और 42% वापस सूबों को जा रहा होता है। कैश बैलेंस सरप्लस की अगर हम बात करें तो सूबों के पास पैसा जो बचेगा, ये कहा गया उनके बजट बनाने के पास, वो बचेगा 1793 बिलियन का,
ठीक है, ये बचेगा और जो साल के आखिर में सूबे फिर वापस कर देते हैं कि भाई ये लो आप और इसमें से अपना वफाक का बजट बनाओ। ऐसा तो नहीं है, सूबे आजाद है, मुल्क के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सरप्लस यानी उनके पास बच जाएगा। इसके अलावा हुकूमत कहां से पैसा लेगी जी? प्राइवेटाइजेशन जो है उसके थ्रू 160 बिलियन जो है रेवेन्यू जो है वो होगा, और ये जैसे पीआईए आपने देखा सेल कर दिया है, बाकी इसी तरह से लंबी लिस्ट है जो सेल होगी तो वहां से पैसा आएगा। नेट फेडरल रिसोर्सेज कितने बन रहे हैं? वो बन रहे हैं जी 20,991 बिलियन के करीब, ठीक है, यानी 20,991.488 बिलियन जो है वो सूबों को शेयर देने के बाद जो है इतना पैसा हुकूमत के पास बच रहा है, नेट जो है वो बच रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एनएफसी और फिस्कल नोट्स की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है जो प्रोविंसेस का शेयर है वो पहले कम था, अब वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और 16.6% जो है वो सूबों का शेयर इंक्रीज हुआ है। और डेट सर्विसिंग की अगर हम बात करें, डेट सर्विसिंग का मतलब क्या है कि भाई जो हमने कर्जा हुकूमत जो है वो देगी वापस, तो वो क्या करेगी जी? टोटल डेट सर्विसिंग जो है, यानी आपने जो कर्ज लिया हुआ है वो, उसके ऊपर जो सूद है वो, तो ये मिला के इसको डेट सर्विसिंग कहा जाता है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन, कि जो बाहर से लिया हुआ है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है या बाकी जो लिया हुआ है, उसके अलावा डोमेस्टिक जो मुल्क के अंदर से ही जो हमने पकड़ा हुआ है, तो वो है 9,125 बिलियन के करीब, ठीक है, जो कि है। और 36.3% जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर्स का है, यानी टोटल हुकूमत के जितने खर्चे हैं उसमें से 36% तो उसने टैक्स की वापसी के लिए जो है वो दे देना है। तो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग की अगर हम बात करें तो वो है जी 6,982 बिलियन जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पैसे देने हैं, ठीक है। फॉरेन डेट सर्विसिंग की बात करें तो 1,071 बिलियन है, ठीक है। अच्छा जी, फॉरेन लोन्स रीपेमेंट की बात करें, जो पेमेंट करनी है वापस, वो है 5,836 की, क्योंकि ये जो रीसर्विसिंग है ना, बेसिकली ये तो कभी वापस करते हैं वरना दोबारा उसी के ऊपर नया सूद लेके वो दोबारा से नया हो जाता है, रीन्यू हो जाता है। शॉर्ट टर्म फॉरेन पेमेंट्स जो है वो जो हमें करनी है फॉरेन, यानी वो 130 बिलियन के करीब जो है वो करनी है। बजट एट अ ग्लैंस की अगर हम बात करते हैं जी एट द एंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टोटल रिसोर्सेज हैं 25.16 ट्रिलियन के, ठीक है, यानी अबाउट 25 ट्रिलियन के टोटल रिसोर्सेज हैं हुकूमत के। उसमें से आपने देखा जी एफबीआर जो है वो 15.26 ट्रिलियन जो है उसको कहा गया कि तुम पैदा करके दोगे, ठीक है, यानी एफबीआर पैदा करेगा पैसा इतना। और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो कितने हैं जी 25.16, यानी जितने रिसोर्सेज है जारी बात है उतने ही एक्सपेंडिचर्स भी हैं, अपना शेयर निकाल के प्रोविंसेस को दे के तो वो सारा फिक्स हो जाता है। डिफेंस बजट जो है वो 3.101 ट्रिलियन है, सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा डेट रीसर्विसिंग की अगर हम बात करें या सर्विसिंग की बात करें तो 8 ट्रिलियन जो है वो हमारा कर्जे उतारने में चला जाएगा। सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो उसके लिए इतनी बड़ी अमाउंट जो है 857 बिलियन की जो है वो रखी गई है। और ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ है जी, कैसे कैसे कितने कितने पैसे जो है वो किसके लिए एलोकेट जो है वो किए गए हैं। और बजट प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है? वो यही है कि भाई हमने जो कर्जा जो है वापस करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर वापस ना करें तो अल्टीमेटली ये जो 8 ट्रिलियन रुपीस हैं ये हमें बच सकते हैं और हम किसी और पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एफबीआर की जो ग्रोथ है, जो हमने 17.6% उसे कहा कि ज्यादा टैक्स जमा करो, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर बार वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। इसके अलावा जो चैलेंज है इस बार वो क्या है कि भाई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका बजट कम हुआ है, तो अब वो कैसे जो है मामला चलेंगे। तो ये जो है जी हमने बजट देखा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो एलोकेशंस हुई हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है।